लाइक सर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। दोस्तों, सपनों से कुछ नहीं होता। दोस्तों, सपनों से कुछ नहीं होता और पंखों से भी कुछ नहीं होता। हौसलों से उड़ान हुआ करती है। आज इस हौसलों की उड़ान को देखने के लिए आप इस लाइव चैनल पर अनअकैडमी के देख रहे हैं संस्कृति परोलिया को। शी हैज मेड हर फैमिली प्राउड, द अनअकैडमी एंड अदर पर्सन्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो प्राउड। तो संस्कृति हमारे साथ है। सबसे पहले मैं संस्कृति का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ स्वागत करता हूं फ्रॉम माय साइड, अनअकैडमी फैमिली की साइड के सबसे। और मैं संस्कृति को पूछूंगा, आपने पहली बार बेटा जब रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा? ओवर टू यू संस्कृति। जब पहली बार रिजल्ट देखा तो यकीन ही नहीं हुआ, मतलब लाइक रैंक 3, एकदम वाइल्डेस्ट में से सोचा था कि अगर रैंक आएगी तो मे बी सिर्फ 40s या 30s में आएगी। तो रैंक 3 तो लाइक आई वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे को आई है। तो आई वाज रियली हैप्पी। आई वाज इवन मोर हैप्पी सीइंग द प्राइड इन माय पेरेंट्स फेस। सब जो फ्रेंड्स हैं इतने खुश थे, तो आई वाज मोर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे पेरेंट्स को इतना प्राउड कर सके, इतना खुश कर सके। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड रियली यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना हुआ एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड एज वेल। संस्कृति, हम ये जानना चाहते हैं रिजल्ट आपने देखा या फैमिली में किसी मेंबर ने देखा? क्योंकि जैसा कि हमें पता है आपके फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फैमिली में आपके ब्रदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी रियल यंगर सिस्टर जो कि रैंक 4 है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है। तो रिजल्ट किसने देखा और वो पहला रिएक्शन क्या था आप पूरी फैमिली का? रिजल्ट मैंने देखा, मेरे को एक ट्विटर में मैसेज आया था लाइक रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। तो फिर मैंने साइट खोली, मैं नंबर डाला, सबसे पहले पास देखा। तो फिर मैं एक खुश है कि लिखा पास तो हो गए। फिर मार्क्स देखा तो लगा लेट्स ट्राई कि मे बी रैंक आ सकती है। फिर जब रैंक 3 देखा था मैं लाइक ये रैंक 3 है। तो मैंने पापा को कॉल किया, बोले आप अपने साइड से देखो खोल के कि भी सच्ची में रैंक 3 है। और मैंने मम्मी को बुलाया कि देखो कि रैंक 3, मेरे भाई को बुला के तो रैंक 3 आई है। तो एंटायर फैमिली बहुत 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 खुश थे। जैसे कल पूरे दिन सब बहुत लाइक रिलेटिव्स को बुलाया, रिलेटिव्स को बताया, सब एकदम खुश थे। एंटायर फैमिली, एंटायर फ्रेंड्स सर्कल सब बहुत खुश थे। मैं सभी बच्चों को जो इस वीडियो को इस समय लाइव देख रहे हैं बताना चाहता हूं, हम सारे बच्चों को जो कि चार्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और इस फ्रेटर्निटी के हैं, हम इसी तरीके से जैसे संस्कृति इस समय मुस्कुरा रही है, सभी के खुशी को इसी तरीके से महसूस करना चाहते हैं, सभी को इस तरीके से खुश देखना चाहते हैं। और उसके लिए संस्कृति से हम पूछेंगे कि वो क्या तरीका है जिससे हम फर्स्ट टाइम में ही इसे क्रैक कर सके। तो संस्कृति, आप बताएंगे उन सारे व्यूअर्स को जो इस चैनल के माध्यम से आज आपको सुन रहे हैं, वो क्या तरीका है जो बच्चों को करना चाहिए जिसकी वजह से वो भी आपकी तरह फर्स्ट टाइम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक भी ग्रैब कर सकते हैं? मैंने क्या किया था ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए सी दे आर सम्स होते हैं और हर एक समय से एक दो एडजस्टमेंट होती है जो यूनिक होती है फॉर दैट सम, और बाकी पार्ट उसका स्टैंडर्ड होता है। लाइक हर सम में हम वही करते हैं। तो मैंने क्या किया था, जो ये ऐसे सम्स होते हैं उसमें जो अलग अलग एडजस्टमेंट है उसके बाजू में मैं लिख दिया था लाइक दिस एडजस्टमेंट इज न्यू फॉर दिस सम, दिस एडजस्टमेंट न्यू फॉर दिस सम। जैसे मेरी फर्स्ट रीडिंग में ये इससे मेरे को फायदा होता था कि मेरी सेकंड रीडिंग में मेरा रिविजन टाइम बहुत फास्ट था। मैं बस एक बेसिक सम सॉल्व करती थी एंड देन आई वुड जस्ट सी दिस यूनिक एडजस्टमेंट्स एंड द यूनिक सम्स व्हिच आर देयर। इससे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मैं ये था, तो इसके कारण मेरा रिविजन टाइम कम हो गया एंड आई वाज एबल टू फोकस मोर ऑन यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। एंड थ्योरी में मैंने क्या किया था, बिकॉज मेरा थ्योरी मेरे को स्टार्टिंग से था कि थोड़ा उस पर ज्यादा काम करता है, बिकॉज इतना मार्क्स यूजली इतना जल्दी आ नहीं पाता, उसमें बहुत मेहनत करनी थी। तो यूजुअली मेरा सब प्लान था कि उसमें ज्यादा ही मेहनत की थी। राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैंने थ्योरी में काफी फोकस किया था। एंड मैंने क्या किया था, जब मेरी फर्स्ट रीडिंग थी तभी मैंने सारे हेड पॉइंट्स, की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया था। एंड ऐसा था कि एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इज अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो पहले दैट इज मोस्ट लाइक एकदम बेसिक, इफ दैट्स समथिंग दैट यू हैव इट देन इट्स लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन एनी एग्जाम, इतना इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो फर्स्ट मैंने रीडिंग में conceptual understanding एंड सेकंड हेड पॉइंट्स और की पॉइंट्स को मार्क कर देता। एंड देन इन माय सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग मैंने उससे ही रिवाइज किया था। तो इस कारण आई वाज एबल टू गेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन थ्योरी सब्जेक्ट्स एज वेल। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस। संस्कृति, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है ये आईसीआई के जो एग्जाम्स हैं, चाहे फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटरमीडिएट हो, फाइनल लेवल हो, बच्चों में ना ये बात जानी चाहिए
क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है या सब्जेक्ट को मगअप करके पास किया जा सकता है, या कोई कहानी किस्सों से अपन सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, अपन पढ़ सकते हैं? और यू नीड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा मिथ है बेटा। हम चाहते हैं आप अपने माध्यम से सारे बच्चों को बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। मैं जैसे आपने पेपर से देख लिया होगा कि जो रट्टा मार के जाना थी नॉट बी एबल टू अप्लाई बिकॉज आईसीआई डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछता, ये ट्विस्टेड इट, टर्न इट एंड द टेस्ट कि आप कितना अच्छा अप्लाई कर सकते हो, एंड यू गिव द अप्लाई द नॉलेज ओनली व्हेन यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द थिंग। अब समझे ही नहीं हो तो फिर उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड आईसीआई जो आपसे क्वेश्चंस देखो इट्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मोर एंड इतना फोकस एप्लीकेशन में। अगर हमने ऐसे अंडरस्टैंड कर लिया ना किसी कॉन्सेप्ट को तो वो चीज इजी भी हो जाती है हमारे लिए। तो इट इज एक्चुअली इवन मोर रिकमेंड फॉर योर सेंस, आपको खुद ही फायदा होगा कि अगर आप अच्छे से समझ लो ना उस चीज को, फिर आप रियलाइज करोगे सेकंड एंड थर्ड रीडिंग में वो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, आपको पसंद आने लगेगा वो चीज जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो आई एंड दिस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग द एंटायर द प्रोफेशनल पेपर तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कर इतना ईजी हो जाता है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टाइम में, तो गो फॉर इट एंड अंडरस्टैंड तो करना है। बहुत अच्छा संस्कृति। एट अन अकेडमी वी ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। हमारी सारी फैकल्टीज को हमने कह रखा है जहां तक हो सके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही बच्चों तक आपको जाना चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी आपने पढ़ाई की थी, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को भी देखा है आपने, या आपने अपने नोट्स बनाए थे उन्हीं से सारा काम किया? ये मैंने आईसीआई का मॉड्यूल वाज द की फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी सब्जेक्ट्स। मैंने आरटीपीज, एमटीपीज एंड ओल्ड कोर्स का जो पीएम था एंड पास ईयर के पेपर्स, दिस वाज द होल सोल। और मेरे को लगता है कि मॉड्यूल इटसेल्फ इज रियली सफिशिएंट बिकॉज वो खुद ही इतना वास्ट है। अगर वही कर लो तो इट इज लाइक टेलिंग द टॉपिक इट्स टू मच, इतना कर लो दैट इट्स देन गारंटी यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो मैंने सिर्फ मॉड्यूल वर्क किया था, द आरटीपीज, एमटीपीज एंड लार्जर पेपर्स, वो सब जो भी आईसीआई मॉड्यूल में आईसीआई ने प्रोवाइड किया है, आई यूज्ड ऑल ऑफ दोस सोर्सेज। संस्कृति, मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे इस समय चैट बॉक्स में आ गए हैं और आपको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आई एम सीइंग राघव अग्रवाल, श्रुति पुरोलिया, प्रियांशु सिंह, सी एस्पिरेंट, ललित कुमार, सैम, साक्षी। तो बहुत सारे बच्चे बेटा आपको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन और विश कर रहे हैं कि आपकी इस कामयाबी में जो है ये कहीं ना कहीं आपको बधाई भी दे रहे हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपकी इस कामयाबी में आप सबसे बड़ा रोल किसको मानते हैं? मेरे पेरेंट्स को, डेफिनेटली माय पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने कितना सपोर्ट किया, स्पेशली कोविड टाइम्स में, इतने मल्टीपल पोस्टपोनमेंट में इतना एकदम सपोर्ट किया, एकदम मोटिवेट किया। लाइक दे वर ऑलवेज लाइक अपनी मेहनत करो अपने, एंड एवरी सपोर्ट, लाइक माय मॉम स्पेशली, वो लाइक मैं घर पे सिर्फ पढ़ के पढ़ती थी, मम्मी मेरी सारी सपोर्ट करती थी, लाइक राइट इन द मॉर्निंग खाना देना, सब कुछ। मम्मी मेरा फेवरेट खाना बना देती, यू नो, ऐसी जैसे सपोर्ट। माय पेरेंट्स आर गिवन अल्टीमेट सपोर्ट। नेक्स्ट ऑब्वियसली माय टीचर्स, जिन्हें एक्चुअली इतना मेरे डाउट सॉल्व किए, द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग, जो गाइडेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट माय फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन्हें इतना अच्छा सपोर्ट दिया थ्रू आउट ऑल द टाइम। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम एज वेल। मैं ना संस्कृति से बात कर रहा हूं और मुझे ना पता क्या लग रहा है एक बात। संस्कृति, शायद आपको पता होगा, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस लास्ट 32 ईयर्स, नाउ 32nd ईयर हैज बिगन। और ये 63rd सीए एग्जाम अटेम्प्ट था जो मैंने बच्चों को जो है पढ़ाया है और बच्चे एग्जाम देने गए। मुझे ना हमेशा ही लगता है हर सीए का बच्चा संस्कृति जैसा ही बबलियस्ट होता है, संस्कृति जैसा ही खुश मिजाज का होता है। ये हम जैसे टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे हम 100% बाहर निकाल लें, और हर बच्चे में वो काबिलियत होती है कि हम संस्कृति जैसा उससे परफॉर्म भी करवा सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम टीचर्स की बनती है जो जहां भी हिंदुस्तान भर में पढ़ा रहे हैं कि इनका ये नेचर हम बनाए रखें। एंड आई अर्ज ऑल द टीचर्स डूइंग वंडरफुल जॉब ऑल ओवर इंडिया कि वो बच्चों से हाईएस्ट परसेंटेज निकालने की कोशिश करें और उनकी ये मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि हमें मालूम है कोर्स बहुत आसान नहीं है। ये कोर्स है ना, पास हो जाना ही अपने आप में बढ़िया बात होती है, और फिर ऑल इंडिया रैंक आना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं इस बात को बेटा फील कर सकता हूं क्योंकि आपके बत्रा सर भी बेटा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट वाज फर्स्ट बैच ऑफ राजस्थान। और मैं समझ सकता हूं फ्रॉम वन टॉपर टू अनदर टॉपर कि ये किस तरीके से बात जो है हमको अच्छी सी लगा करती है।
और आप आते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली से, वेयर योर फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर ब्रदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर यंगर सिस्टर अलॉन्ग विद यू हैज बिकम अ चार्टर्ड, इज गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक फैमिली में एक तरीके से ट्रेडिशन सा कई बार हमारे हुआ करता है। तो मुझे ये बताएं, क्या फैमिली का ये पुश था कि आपको ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जाना चाहिए, या बेटा ये आपका खुद की जो है इच्छा थी कि आपको इसमें जाना चाहिए? मेरे को खुद की इच्छा थी, मेरे को बचपन से बहुत पसंद था। मैंने पापा को देखा था, पापा आते थे और ना ऑडिट पर कैसे, तो नाम सुना था, मेरे को इंटरेस्ट था। एंड बचपन से मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, देन कॉमर्स एंड उसके बाद अकाउंट। मेरे को बचपन से बहुत बहुत बहुत, एंड मेरे को बचपन से सीए बनना था, वो था। एंड आई वुड लाइक टू से कि मेरे पापा ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। लाइक पापा हमेशा ऐसा बोलते थे कि रैंक या पास से मत सोचो, बस अपनी पूरी मेहनत कर दो। रिजल्ट एंड समथिंग इज नॉट इन आवर हैंड, तो हम एनीवेज उसका सोच के क्या करेंगे, जस्ट गिव योर फुल एंड गिव मैक्सिमम दैट, एंड फिर रिजल्ट अच्छा ही आएगा ना, फिर क्यों नहीं आएगा अच्छा रिजल्ट। तो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। बिल्कुल, संस्कृति बेटा कह रही है, उस बात को सभी लोग समझने की कोशिश करें। मेहनत करना आपके हाथ में है, उसमें आप पूरा अपने आप को लगा दें, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे अगर आपकी मेहनत की डायरेक्शन सही होगी, अगर आपकी मेंटोरशिप सही होगी। संस्कृति मुझे बताएं, 2 ग्रुप आपने एक साथ दिए और मैं आपके मार्क्स को देख रहा था, आपने स्कोर किए 690 मार्क्स, है ना? ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में आपने मोर देन 60 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मुझे ये बताएं, फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एक पेपर ऐसा था जो आपका सबसे फेवरेट था, जिसपे आपको लगता था कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊंगी, और फर्स्ट ग्रुप का वो कौन सा पेपर था जिससे थोड़ा बहुत आपको डर लगता था? मुझे लगता है शायद आपको डर तो नहीं लगता होगा, पर फिर भी वो पेपर जो लगता था आपको कि थोड़ा सा टेंशन मांगता है। एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड ग्रुप ऑल्सो, कौन सा एक पेपर है जो आपका बड़ा फेवरेट था, और कौन सा एक पेपर है जिसपे आपको लगा इस पे फोकस और अटेंशन पे करना पड़ेगा हमें बच्चों के लिए? तो फर्स्ट ग्रुप में कॉस्टिंग था। आई रियली लाइक कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट, तो मेरे को बहुत पसंद है। आई एम पैशनेट टुवर्ड्स कॉस्टिंग। एंड फिर डिफिकल्ट मेरे को लॉ लगता था, बिकॉज इतना वाइड पोर्शन था, लाइक इतने द मॉड्यूल्स इतना ज्यादा था, स्टार्टिंग करे तो फिर पीछे मुड़ जाते थे, तो वेरी वाइड। तो फिर दैट वाज मुझे डर लगता था उस लॉ से। एंड हैज फॉर ग्रुप 2 मेरे को एडवांस अकाउंट्स पसंद था, एंड EIS था जो काफी डिफिकल्ट लगता था। 150 मार्क्स के लिए वो बहुत लेंदी था, वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन, उसमें काफी रीडिंग्स करनी पड़ती थी टू गेन ग्रास्प ऑन दैट सब्जेक्ट। तो दैट वाज समथिंग जो मेरे को डिफिकल्ट लगता था। आप अनअकैडमी के कभी किसी वीडियो को देख पाए, कभी आपने देखने की कोशिश की, या किसी टीचर को कभी आपने देखा अनअकैडमी के किसी सब्जेक्ट के लिए? मैं 2-4 वीडियोस देखे थे ऑन सब सब्जेक्ट, जो उसमें मेरे को कभी डाउट आता था, लाइक अभी लॉकडाउन के टाइम में, तो उसमें कभी कभी देखी थी, देखो कोई आंसर बहुत ज्यादा कंसेप्ट डिफिकल्ट है, तो फिर वो मैंने देखा था, थोड़े 4-5 वीडियोस देखे थे ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स जिसमें मुझे डाउट था। तो मैं अगर आपसे पूछूं, क्या उन टीचर्स को आप रिमेम्बर कर पाए जिनके आपने वीडियोस देखे थे? मैं उनमें शक्ल, लाइक आई कैन सी देयर फेस एंड आई कैन रिमेंबर। नाम मेरे को नहीं पता, बट आई कैन सी देयर फेसेस एंड आई कैन रिमेंबर। कौन से सब्जेक्ट्स के लिए देखे थे बेटा आपने? कॉस्टिंग एंड टैक्स। कॉस्टिंग एंड टैक्स के लिए देखे थे आपने। अच्छा मुझे ये बताएं, मई में एग्जाम होने वाले थे, फिर वो लॉकडाउन लग गया, तो कितना डिसअपॉइंट हुए? तैयारी तो तब भी थी आपकी, और फिर आपको ये समय और मिला करने के लिए, तो तब आप डिसअपॉइंट फील कर रहे थे, या आपको लगा इट इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, हमें कुछ और समय मिला अपनी प्रिपरेशंस को और मैच्योर ऑन करने का, ताकि हम नवंबर में एग्जाम दे सकें? व्हाट वाज योर फीलिंग जब वो पोस्टपोनमेंट का पता चला कि मई में नहीं हो रहा है? एकदम बिगनिंग में जब फर्स्ट टाइम पोस्टपोन हुआ था, तो मेरे को लगा था अच्छा, लाइक से मे बी 10-15 मिनट ज्यादा दिन ज्यादा मिल गया, तो हम थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर सकते। पर फिर ऐसा बाद में एक्चुअली हर एक पोस्टपोन के बाद ना अनसर्टेनिटी हो जाती थी, क्या एग्जाम्स हो भी रहे और एग्जाम्स हो ही नहीं रहता, तो वो पूरा प्लानिंग, पूरा शेड्यूल सब अफेक्ट हो जाता था, और जब मोटिवेशन ही नहीं रहता था, बिकॉज पता ही ना एग्जाम्स हो भी रहे कि नहीं हो रहे। तो मोर ऑफ द पोस्टपोन से वो अनसर्टेनिटी थी, लाइक वेदर द एग्जाम्स आर हैपनिंग और नॉट। और उसके कारण काफी जो पढ़ाई थी, जो शेड्यूल था, जो मोटिवेशन था, वो काफी हिंडर हो जाता था। तो पर हाँ, स्टार्टिंग में तो मेरे को लगता था कि इट इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज ज्यादा टाइम किसको नहीं चाहिए था। इट्स लाइक क्वेश्चन इतना वाइड है, तो एक और बार कर दो यार, तो इतना आई कैन से कि कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि पूरा उसका हो गया 100%, 1000%। इट इज इतना वाइड क्वेश्चन है। तो मेरे को स्टार्टिंग में लगता था, पर देन अगेन एंड अगेन पोस्टपोन होता जाता था, और अनसर्टेनिटी थी, लाइक एक कैंसिल हो गया, फिर वापस पोस्टपोन हुआ, तो वो उसके कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी, मोटिवेशन डिस्टर्ब हो जाता था। अच्छा मुझे बताएं, एक मेंटोरशिप की आपके इस लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है?
क्या एक बच्चा जो चार्टर्ड स्टूडेंट होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, क्या उसको पर्सनल मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है क्या इस कोर्स के लिए? आई थिंक पढ़ती हूँ बिकॉज कभी कभी ना लॉ की लैंग्वेज या कभी कभी इनकी लैंग्वेजेस ऐसे होता है इन वेरी टेक्निकल टर्म्स एंड हम बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द पहली बार हम अभी जाके जब लॉ पढ़ते हैं इतना टेक्निकल टर्म्स हम कभी कभी इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो उसकी गाइडेंस हमें चाहिए रहती है स्पेशली कभी कभी एडवांस अकाउंट्स हम कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स ऑफ एडवांस अकाउंट्स या कोई अकाउंट्स है प्रैक्टिकल है थ्योरी भी उनके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभी सिर्फ स्टडी मटेरियल में इतना समझ नहीं आता, सो वी एक्चुअली रिक्वायर पर्सनल गाइडेंस। मेरे को तो चाहिए था कि कोई कोई सब्जेक्ट कोई कोई पॉइंट्स कोई कोई एस्पेक्ट्स के लिए गाइडेंस चाहिए रहता है बिकॉज हम इतना नहीं समझ पाते बिकॉज वो इतना टेक्निकल टर्म में लिखा रहता है। तो यस, तो मैं बता दूं संस्कृति आपको, अनअकैडमी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसे हमने नाम दिया है अनअकैडमी आइकॉनिक प्रोग्राम। इसमें हम लोग बच्चों को जो ये हमारे सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको हम लोग एक मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी से ही होगा, जो बच्चों को पर्सनल मेंटोरिंग करेगा। इसके साथ साथ हम प्रिंटेड नोट्स भी उसे देंगे, एक पर्सनल ट्रैकर भी हमारे पास होने जा रहा है जिसमें हम बच्चों के टेस्ट प्रिपरेशंस को, उसकी पढ़ाई को, उसके लिए जाने वाले लेक्चर्स को देखेंगे, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलाएंगे। अनअकैडमी ने पूरे भारत भर की शिक्षा को डेमोक्रेटाइज किया है, केवल सीए वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। अनअकैडमी इज इनटू द मैनी फील्ड्स, यह सब जब सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और हमारे जो 3 सम हैं अनअकैडमी को स्टार्टअप के तौर पे शुरू करने वाले और एक आज यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाले, रोमन सैनी, गौरव मुंजाल एंड हिमेश सिंह, मैं उनको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि पेंडेमिक के दौरान जब बच्चे को कुछ भी मदद नहीं मिल पा रही थी, इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म ने, जब हिंदुस्तान भर की सारी क्लासेस बंद थी क्योंकि कोरोना के काल में हम लोग क्लासेस को नहीं रन कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो अनअकैडमी ने घर घर पहुंचकर बच्चों को पर्सनल मेंटरिंग की वो सुविधा दी थी, जिसी को आज हमने अनअकैडमी आइकॉनिक प्रोग्राम के तौर पे लॉन्च किया है, जिससे आप किसी भी टीचर के कोड के साथ ले सकते हैं। जैसे बत्रा सर के कोड बत्रा 10 के साथ भी उसे लिया जा सकता है, या जिस टीचर को आप पसंद करते हैं उनके कोड के साथ वो लिया जा सकता है। एंड मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, दिस इज अ रियली गुड प्रोग्राम। अगर आप इसको लेते हैं तो जैसे संस्कृति कह रही है, मुझे भी कभी न कभी मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती थी, तो जो गलतियां आप करते हैं वो मेंटोर आपकी उन गलतियों को सुधार देते हैं, पर्सनलाइज आपके लिए टाइम टेबल बन जाते हैं। तो ऐसी कई चीजें हम अनअकैडमी के एंडेवर के तौर पे बच्चों के लिए लगातार लाते चले जाते हैं। अनअकैडमी में संस्कृति आपको पता होगा, एक ही सब्जेक्ट के हम कई सारे टीचर्स अवेलेबल करवाया करते हैं। लाइव क्लासेस हुआ करती है हमारे पास में, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हुआ करती है हमारे पास में, मल्टीपल व्यूज में बच्चे देख पाते हैं, लाइव सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देयर इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन ऑल्सो। सो हमने देखा है कि शिक्षा को घर घर पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, और आने वाले समय में मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम शिक्षा में क्रांति ला देंगे, जिसकी शुरुआत अनअकैडमी कर चुकी है। बेटा लौटते दोबारा से आपकी बातों पे, मेंटोरशिप पे बात निकली थी इसलिए मुझे लगा बच्चों को बताना जरूरी है ये। आप मुझे बताएं अब आगे आर्टिकलशिप और बाकी का प्लान क्या है आपका? मैं प्लानिंग की बिग 4 में करने के लिए आर्टिकलशिप एंड देन फाइनेंस सी एंड देन आई एम थिंकिंग अबाउट एमबीए फाइनेंस करने के लिए आफ्टर सीए, वो अभी तक प्लान है। तो मुझे बताओ, ये एमबीए फाइनेंस करने का जैसा आपने सोचा है, तो मन में कुछ आपके गोल्स हैं जो आप उनसे अचीव करना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू बिकम इन द नियर फ्यूचर? आई वांट टू गो इन कॉर्पोरेट जॉब, तो फिर उसके लिए एंड मेरे को इंटरेस्ट है लाइक मैथ्स अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग है, तो आई वांट टू स्टडी मोर एज वेल, तो फिर इसलिए एमबीए सोचा है। तो मुझे बताएं, आपके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके बड़े ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जब आप पढ़ाई करते थे, चूंकि उन्होंने भी इसी डिग्री को अचीव किया है, तो कहीं वो आपको इसमें हेल्प करते थे, गाइडेंस दिया करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स को झेला होगा जिसको वो नहीं चाहते होंगे उनके बच्चे या उनकी छोटी बहन झेल पाए। तो मुझे बताएं बेटा, उनकी गाइडेंस आपको क्या मिली और उसने आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले किया इन कमिंग टू द सक्सेस? मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे पापा जब भी लाइक एनीथिंग हैपेंस, लाइक अगर मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती थी, मैं इतने मल्टीपल पोस्टपोनमेंट के कारण आई विल लूज कंसंट्रेशन, तो बस बोलते थे कि वो मेरे को एकदम सपोर्ट करते थे, लाइक अगर मैं कुछ भी कर रही ना होती ऑलवेज सपोर्ट में। इनफैक्ट वो ऐसे थे कि मेरे को इतना एनकरेज करते थे, अगर मेरे को डाउट्स वाउट्स तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इतना सपोर्ट करते थे, एकदम एनकरेज करते थे, बस अपनी मेहनत करो, रिजल्ट सब। मेरे को पहले टेंशन होती थी लाइक पास हो पाएगी, लाइक कोई कोई सब्जेक्ट एकदम डिफिकल्ट लग रहा है, ईआईएस एकदम डिफिकल्ट लग रहा है एक होने में, तो पापा बोले एकदम मेहनत करो तो क्यों नहीं होगा। वो मोटिवेशन था, वो कॉन्फिडेंस। पापा ने एकदम लाइक इस सब्जेक्ट में एकदम गाइडेंस किया, कोई डाउट होता था तो पापा से पूछ लेती थी, कोई डाउट होता था तो भाई से पूछ लेती थी,
तो एकदम गाइडेड था। जैसा संस्कृति ने बताया, मैं सभी बच्चों को जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं बता दूं बेटा, पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उनसे हर बात मन की जा सकती है। बेटा आप बाहर दोस्त ढूंढा करते हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, ठीक है। बत्रा सर भी बेटा पेरेंट है, हमारे भी बच्चे हैं, और संस्कृति भी उसी एज ग्रुप में आती है। मैं कह दूं बेटा, पेरेंट्स आप सबके सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। आप उनको अपनी सब बातें कह सकते हैं, चाहे वो सीए फ्रेटर्निटी फील्ड से आते हैं या नहीं आया करते, लेकिन बेटा वो आपके वेल विशर होते हैं, वो आपके मन की बात को समझते हैं, वो आपको मोटिवेशन कर सकते हैं। उन्होंने जिंदगी आपसे ज्यादा देखी है, इसलिए खुल के उनसे हर चीज को आप डिस्कस किया करें, जैसे संस्कृति ने किया था। और ये हमारे भारत की संस्कृति भी है, संस्कृति उसको अडॉप्ट किए हुए है, तो बेटा ये तो सोने में सुहागा वाली बात होगी। संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को आगे अपना के इस काम को किया है, और मैं इसके लिए संस्कृति को बधाई भी देता हूं कि उसने इन बातों को आगे कंटिन्यू रखा है। और मैं सब बच्चों को कहूंगा, बेटा बाहर आप बहुत कुछ ढूंढा करते हैं, पहले आप अपने घर में अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से किसी चीज को डिस्कस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से काफी चीजों का सोल्यूशन वही निकल आएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो इस फील्ड से नहीं आते तो आपकी क्या मदद कर पाएंगे। पर बेटा जिंदगी का अनुभव आपका आपसे ज्यादा है उनके पास में, वो कहीं ना कहीं आपको सही राह जरूर दिखा पाएंगे, आपकी मेंटरिंग कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी फैमिली के क्लोज रहें, उनसे डिस्कस करते रहें, हार्ड दिनों में भी, अच्छे दिनों में भी, और कहीं ना कहीं बेटा वो आपको आगे की राह बनाने में मदद करेंगे। संस्कृति, मैं इस बात को और आगे ले जाना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा, आप दिन में कितने घंटे बेटा पढ़ा करती थी? क्योंकि ये जो बच्चे हमसे चैट बॉक्स में पूछा करते हैं, सर जो रैंकर आते हैं वो क्या अलग मिट्टी के बने होते हैं, भगवान ने उनको कुछ अलग बना के भेजा होता है, क्या वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा पढ़ा करते हैं? तो ये बेटा राज जरा सब बच्चों के सामने खोलो। आप पर डे कितने आवर पढ़ा करते थे? आपका स्टडी प्लान क्या हुआ करता था? आप थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में बैलेंसेस कैसे बनाया करते थे? यूजुअली मैं क्या करती थी ना कि एक सब्जेक्ट लेती थी एंड देन आई वुड स्टडी दैट ओनली सब्जेक्ट फॉर से डेज, लाइक मैं 5 days allocate किया फॉर दिस सब्जेक्ट, 3 days allocate फॉर दिस सब्जेक्ट। पर यूजुअली मैं रात के 2 घंटे हमेशा एफएम या कॉस्टिंग करती थी, बिकॉज वो मेरे को इजी लगता था। आई एम लीस्ट प्रोडक्टिव इन द नाइट, मैं वो काम वो तभी रखती थी। एंड ऐसे नंबर ऑफ आवर्स के लिए आई वुड स्टडी से 10 to 12 आवर्स के बीच में। पर आई रियली बिलीव कि नंबर ऑफ आवर्स से इंपॉर्टेंट है कि आप कितना प्रोडक्टिव हो उस नंबर ऑफ आवर्स में। बिकॉज कोई बुक लेके 12 घंटे बैठ सकता है पर फिर कुछ भी नहीं होगा। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आप कभी कभी रियलाइज करो कि 4 hours इन स्ट्रेच करो एंड 2 hours विद ब्रेक इन द मिडल करो ना, तो यू आर सो प्रोडक्टिव इन दोस 2 hours। सो मैं व्हाट आई वुड डू, मैं शॉर्ट ये रखी थी एंड विद ब्रेक्स इन द मिडल। एंड वो ब्रेक्स में वो करती थी जो मेरे को एकदम पसंद है करने को, तो दैट वुड मोटिवेट। मैं खुद को इंसेंटिव देती थी, लाइक अब ये इतना अच्छा 3 घंटा ये से ये इतना पेजेस कर ले एंड देन आई गिव यू 15 मिनट और खुद को मैं ब्रेक दे दूंगी एंड आई डू समथिंग दैट आई रियली लाइक डूइंग। ऐसे मैं खुद को इंसेंटिव देती थी, एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखती थी दिन में। तो फिर दैट इज समथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लान रखो, तो पता से जब प्लान करते तो पता चलता है कि आज हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी टू रीच एट अ गुड पोजिशन लेटर ऑन। और वो प्लान करके आपको पता चलेगा आज हमें कितना करना है एंड बस कोशिश करके जितना कोशिश करके उतना कर दो। एंड एक और मेरे पापा ये हमेशा सेंटेंस बोल देते कि जब पढ़ो ना तब इतना मन लगा के पढ़ो, एंड जब मस्ती करनी तो तब मस्ती करो फुल। तो ऐसा नहीं कि मस्ती नहीं कर सकते, पर ये इंपॉर्टेंट कि आप यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। जब पढ़ रहे हो तो एकदम दिल लगा के पढ़ो, जब मस्ती करो तब खुल के मस्ती करो। यू शुड नो दैट वो जो बॉर्डर है वो आपको पता ना, तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। नंबर ऑफ आवर्स से मोर इम्पोर्टेंट है प्रोडक्टिव उस नंबर ऑफ आवर्स में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट ब्रेक ले लो उसके बाद ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो लो, बिकॉज सिर्फ बुक लेके कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है बेटा आपने। बेटा मैं देख रहा हूं पिछले 32 ईयर्स से और 63 सी एग्जाम अटेम्प्ट से, और मैं बच्चों का इंटरव्यू किया करता हूं हमेशा ही, जब ऑल इंडिया रैंक आते हैं या अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो एक कॉमन बात सब बच्चों की निकल के आती है। और बीइंग ए स्टूडेंट, जब मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट बना था, मुझसे भी मेरे सीनियर्स ने पूछा था, टीचर्स ने पूछा था, तो सेम बात मैंने भी कही थी, प्रोडक्टिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ आवर्स। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम पढ़ते हैं लेकिन वो रिटेन ज्यादा कर लेते हैं। कुछ किताब लेके पूरा दिन ही बैठे रहते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते। मैं बेटा इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूं। माय यंगर सिस्टर इज गायनेकोलॉजिस्ट, वी हैव अ हॉस्पिटल इन जयपुर। वो मेरी माँ का ना हाथ पकड़ के बैठ जाती थी, उसको क्या मेरी माँ की जरूरत बहुत पड़ती थी, तो मेरी माँ का हाथ पकड़ के बैठ जाती थी और आधा या पौन घंटा ना लगा के मन से पढ़ लिया करती थी और उसके बाद उसको बढ़िया से रिटेन हो जाता था।
हम भाई बहनों में उसको कम समय में रिटेन हो जाता था, हमें थोड़ा ज्यादा समय लगा करता था उस चीज को करने में। तो हर बच्चे की अलग अलग हुआ करती है, और बिल्कुल संस्कृति ने सही कहा है कि हमें प्रोडक्टिव आवर पे ध्यान देना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स के बजाय हमें किस समय में कितना काम कर लेना चाहिए, इसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे मुझसे चैट में पूछ रहे हैं रिवीजन कितनी बार करना चाहिए, आपने कितनी बार रिवीजन किया था, एक बार पढ़ने के बाद कितनी बार रिवीजन करके आप एग्जाम में गए थे? जब मेरा पहले मेरा 10 था तो मेरा ऐसा प्लान था कि एक टाइम प्रैक्टिकल रिवाइज करते हैं, 2 बार थ्योरी रिवाइज करते हैं, एंड फिर उसके बाद बिकॉज हमारे पास थोड़ा और टाइम मांगा था तो मैंने से 2 रिविजन ऑफ प्रैक्टिकल एंड 3 रिविजन ऑफ थ्योरी किया था। ऐसा नहीं था कि सब लाइक हर एक चैप्टर नहीं किया था थ्योरी का, जो चैप्टर दैट आर मोर डिफिकल्ट एंड टफ उनके थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन के थे, तो ईजी आता है कम नंबर ऑफ टाइम रिविजन के थे, बट ऑन एवरेज 2 फॉर प्रैक्टिकल एंड 3 फॉर थ्योरी। बिल्कुल ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं बेटा। मैंने अब तक मेरे ख्याल से 2 लाख से ज़्यादा बच्चा पढ़ा दिया, अब तो गिनती करना ही मैंने बंद कर दिया है। 200 से ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक्स भी आ चुकी है बेटा बत्रा सर के पढ़े हुए बच्चों की। 20,000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं, और मेरे ख्याल से मैं नहीं जानता इंडिया में और कितने मेरे जैसे एजुकेटर्स होंगे जिन्होंने 3 जनरेशन को पढ़ाया होगा। मतलब अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे उस बच्चे ने आके बोला कि मेरे तो दादाजी भी आपसे पढ़ के गए, मैं 1989 से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है वही बच्चे काम कर पाया करते हैं जो एक प्लानिंग के साथ चला करते हैं, और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर हो जाता है, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं चैप्टर 8 में, अगर फॉर्मुलेशन अच्छा है पढ़ने के साथ साथ आपका, और उस 3 घंटे में आप अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर देते हैं, तो फिर बेटा रिजल्ट आपका वो आता है जो संस्कृति का आया करता है। मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हमें बताएं कि आप जो है वो टैक्स के लिए, स्पेशली इनकम टैक्स सब्जेक्ट के लिए और जीएसटी के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी? बिकॉज टैक्स एज अ सब्जेक्ट इतना वाइड था, तो मैंने क्या कहता, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सम्स बेस्ड है इन मॉड्यूल, जो आरटीपीज, एमटीपीज और लास्ट तक के पेपर्स में मैंने उन सबके नोट्स बना के रखे थे, एंड हैड प्रॉपर नोट्स थे सारे, जो फॉर बोथ जीएसटी एज वेल एज डीटी, उन सबके नोट्स थे, एंड मैं फिर उसी नोट्स को अगेन एंड अगेन में रिवाइज करते थे, बिकॉज सिर्फ प्रोविजन आने भी चाहिए एंड उसको स्ट्राइक भी होना चाहिए कि वो प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब एटलीस्ट 1-2-3 बार तो आपने वो चीज को पढ़ लिया है, एंड सिर्फ पूरा पढ़ना इज इम्पॉसिबल, तो फिर बिकॉज इतने नंबर्स हो जाते हैं इतना सब, तो इट इज बेटर कि मैंने वो नोट्स बनाए थे, एंड देन वो नोट्स को मैंने अगेन एंड अगेन रिवाइज किया था, फिर वो नोट्स में स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे कि वो स्ट्राइक भी हो जाते थे, एंड दैट वाज हाउ आई डिड इट। आयुषी, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं फाउंडेशन में आपके कितने मार्क्स थे, और क्या फाउंडेशन में भी आपकी रैंक आई थी? मैं सीपीटी रूट में थी, एंड सीपीटी में वो रैंक नहीं देते, तो आई गॉट 181 आउट ऑफ 200। दैट इज एज गुड एज रैंक। उस जमाने में सीपीटी में रैंक नहीं होती थी, हम सबको पता है, पर ये जो मार्क्स हैं नेचुरली ये रैंक वाले ही मार्क्स हैं। तो अगर उस समय रैंक हुआ होती तो बच्चों को मैं बता दूं, जो लोग चैट बॉक्स में इस समय देख रहे हैं हमें और आप पूछ रहे हैं, बेटा आप रैंक होल्डर ही मान के चले, भले इंस्टीट्यूट ने उसे अनाउंस नहीं किया है। संस्कृति, एक बात मैं और जानना चाहता था आपसे, केवल पढ़ाई ही आप करते हैं या कुछ हॉबी भी आपकी, और उसके लिए भी कुछ स्पेयर टाइम आप दिनों में निकाल लिया करते थे, या पढ़ाई के साथ हॉबी भी आपने कंटिन्यू की थी? नहीं, डेफिनेटली मेरे को रीडिंग नॉवेल्स, मेरे को नॉवेल्स बहुत पसंद है, तो एंड बहुत लाइक आई एम मोर इनटू मिस्ट्री थ्रिलर बुक्स, मेरे को बहुत पसंद है, सस्पेंस वाइज। तो मेरे को यूजुअली ऐसा होता था कि बिकॉज इतने सस्पेंसफुल होते थे कि कभी कभी आई वुड ओवर इंडल्ज, में बैठ के सिर्फ पढ़ाई छोड़ देती थी, सो आई वुड यूज दिस एज एन इंसेंटिव कि मैं इसको इंसेंटिव यूज करके अगर 3 घंटा पढ़ना तो आई गिव यू दिस मच टाइम टू रीड दिस बुक, एंड रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग बैडमिंटन, जो बैडमिंटन पहले खेलती थी पर देन वो कोविड के टाइम में फिर बाहर जाना थोड़ा बंद हो गया, तो देन रीडिंग नॉवेल्स वाज समथिंग 9th-8th से बहुत सालों से पहले से रियली लाइक रीडिंग नॉवेल्स, तो फिर काफी साल से करता, एंड कंटिन्यूसली लाइक ईच ब्रेक में मैं यही करती थी, रीडिंग नॉवेल्स आई रियली लाइक इट। तो मैं मेरा बिलीव है कि आप पढ़ो पर फिर साथ में वो भी करो जो आपको यू रियली लाइक, बिकॉज वो आपको एनर्जी देगा, वो आपको रिफ्रेश करेगा टू स्टडी, बिकॉज फिर स्टडी करोगे ना तो फिर ओवर द टाइम वो चीज आप ऐसी कोई चीज करो दूसरी जो आपको खुशी दे, दैट कैन रिफ्रेश यू टू स्टडी मोर एंड मोर प्रोडक्टिवली। तो डेफिनेटली मैं काफी हॉबीज परस्यू करती थी। बिल्कुल, संस्कृति की तरह मैं भी हर बच्चे को सलाह दूंगा, पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी हॉबी भी परस्यू कर सकते हैं। आपको बेटा हर चीज का एक डिवीजन बनाना चाहिए, पूरे समय पढ़ाई भी
अल्टीमेटली पढ़ाई से बहुत कुछ होता है, मानते हैं अपन, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई करते भी मोनोटोनस हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के साथ कुछ ब्रेक अपन हॉबी को दे देते हैं, तो वो ब्रेक में हॉबी का जो हम काम करते हैं वो एक तरीके से एनर्जी बूस्टर बन जाता है, फिर आप अपनी पढ़ाई पे दोबारा लौट सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, संस्कृति, क्या आपने हर सब्जेक्ट के नोट्स अपने हाथ से बनाए थे? और मैंने थ्योरी सब्जेक्ट में नोट्स रिटन ही बनाते, मैंने क्या कहता, मैंने मार्क कर दिया था मॉड्यूल में विद डिफरेंट इंक पेन्स, जो की पॉइंट्स थे, जो हेड पॉइंट्स थे, वो फॉर थ्योरी सब्जेक्ट। और यस, प्रैक्टिकल मैंने नोट्स बनाए थे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने पर्सनली नोट्स बनाए थे। तो संस्कृति ने काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे और बाकी हेड पॉइंट्स और की पॉइंट्स को इन्होंने नोट कर रखा था। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप बिजनेस न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे। राघव अग्रवाल का सवाल है ये, क्या आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, खासतौर से बिजनेस मैगजीन्स, इकोनॉमिक टाइम्स या इस तरीके की? और नहीं, मैं अभी शुरू किया, आप पोस्ट एग्जाम्स मैंने अभी थोड़ा रीड करना शुरू किया, बट नहीं ऐसा सी, अगर जिसको इंटरेस्ट है तो दे कैन गो फॉर रीडिंग, बट पर्सनली नहीं। मैं एग्जाम्स के वक्त तभी तो नहीं कहता, आई जस्ट स्टार्टेड, पोस्ट एग्जाम में थोड़ा रीड करना शुरू किया है। एक सवाल और आया बेटा संस्कृति आपके लिए, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कितना करती थी, ये जरा हमें बताएं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सब्जेक्ट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करती थी या नहीं करती थी, करती थी तो कितना करती थी और किस पर्पज से करती थी? मैं व्हाट्सएप पे हूँ, आई एम नॉट देयर ओनली ऑन अदर सोशल मीडिया, एंड मैं ऐसा बिलीव है कि सी, अगर आप अच्छे से टाइम शेड्यूल करो ना, तो फिर यू कैन इवन गेट टाइम फॉर योर सोशल मीडिया, बट बस यू शुड बी एबल टू सेपरेट दैट, वो स्टडी और या सेपरेट कर सकते हो ना, अगर यू आर एबल टू सेपरेट दैट सोशल मीडिया एंड स्टडी, तो फिर आप सोशल मीडिया रह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा या डिटैच करना पड़ेगा, तो फिर वो सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। तो मैं आई वाज पर्सनली व्हाट्सएप पर मैं थी, आई वुड यूज इट फॉर फ्रेंड्स कांटेक्ट करने के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए, एंड कभी कभी फ्रेंड से बात करने के लिए, वो मॉरल सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं थी, पर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाता है ना, थोड़ा रिड्यूस कर दो, पर अगर आपको सेल्फ कंट्रोल होता है तो नथिंग हार्म इट, बट हाँ, एज कंट्रोल यू एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, एंड आप उसे, आप अगर वो नेगेटिव ही नहीं है आपके लिए, अगर आपके लिए नेगेटिव है, आपको डिस्करेज करता है वो सोशल मीडिया वगैरह, तो फिर आप मत करो। बट फिर अगर आपके साथ अच्छी थी, बिकॉज एवरीथिंग एज गुड एज वेल एज बैड, तो अगर आप उसको गुड के लिए यूज कर सकते हो, लाइक अगर आप अपने सोशल मीडिया में यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, डाउट सॉल्विंग कर रहे हो, लोग टेस्ट वगैरह पोस्ट कर देते हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, यू लाइटनिंग अप, यू रिफ्रेशिंग योरसेल्फ, तो चलेगा। बट सर अनप्रोडक्टिव में अगर नेगेटिव थॉट्स वगैरह आए, या फिर इफ यू जस्ट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, फिर हाँ, फिर बंद कर दो। मैंने पर्सनली बंद नहीं किया था। बहुत सही कहा बेटा संस्कृति आपने, मैं भी इसी विचार का हूं। कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, टैबलेट्स या जो भी आपके पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमें उसको एज ए व्हीकल यूज करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। आप व्हाट्सएप से ग्रुप द्वारा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करा सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस को दे सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे अनाप शनाप फालतू टाइम खर्च करने के बजाय आप उससे अपने प्रॉब्लम सेशन के लिए ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें सब लोग अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं। तो हम नहीं कहते, एज ए टीचर भी मैं नहीं कहता कि आप अपने आप को डिटैच कर लो, डिटैच कहीं करने का कोई हल नहीं है किसी समस्या का, हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। और मैं देख रहा हूं संस्कृति इस छोटी सी एज में भी इस बात को समझ रही है। बेटा जिंदगी में ना सफलता उन्हीं लोगों को मिला करती है जो हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं। दुनिया में हर तरीके की चीजें अवेलेबल है, अब आप उसका यूज भी कर सकते हैं और उसी को अब्यूज और मिसयूज भी कर सकते हैं। तो आपको चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। सोशल मीडिया हमारे पास में एक ऐसा टूल है जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो बेटा बहुत कुछ हमारे लिए फायदे की चीज हमारे तक पहुंचने लगी है। आपके पास नोट्स पहुंच जाते हैं, आपके पास क्वेश्चनर्स पहुंच जाते हैं, आपके पास सोल्यूशंस आ जाया करते हैं। आप क्लास मिस करते हैं तो आपको कोई हेल्प कर दिया करता है, तो आप उस तरीके से सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। टोटल डिटैच होने की जरूरत नहीं है। स्मृति कश्यप पूछ रही है, क्या आपका रेगुलर कॉलेज भी था? पर कोविड में तो बंद था मेरे ख्याल से, है ना? कोविड में तो कोई कॉलेज ही नहीं था, तो ये तो सवाल बनता नहीं है हमारे। पर अगर कॉलेज होता तो क्या करते बेटा आप? तो थोड़ा बहुत प्लानिंग करो ना, तो उनके टाइम एलोकेट करो। जो प्लानिंग तो कभी कभी अगर ट्रैवलिंग, अगर कॉलेज दूर हो, यू कैन यूज द ट्रेन टाइम, जो ट्रैवलिंग टाइम फॉर स्टडिंग। लाइक अगर कोई फोन पे कुछ रख दो कि कोई नोट है, एमसीक्यू सॉल्व कर दो रास्ते में, थ्योरी सब्जेक्ट है एमसीक्यू सॉल्व कर दो। कोई इजी सब्जेक्ट, कोई लॉ का कुछ पढ़ा होगा कल, वो ट्रेन में रिवाइज कर दो। सो दिस इज व्हाट आई वुड डू। जब कभी कभी एग्जाम्स देने के लिए हम कॉलेज गए थे, तो तभी रास्ते में
आरटीपीज वगैरह देख लिया, एमटीपीज देख लिया, थ्योरी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वगैरह देख लिए। तो ऐसे आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज कर सकते हो प्रोडक्टिवली, लेक्चर्स के बीच में भी गैप होता है उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दैट इज हाउ यू कुड डिराइव टाइम इवन आफ्टर गोइंग टू कॉलेज। वेरी गुड। आप कॉलेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बेटा बताऊं आपको, मैंने जब 89 में पढ़ाना शुरू किया, संस्कृति आपके लिए भी और सब बच्चों के लिए बड़ा आई ओपनिंग है, ठीक है ना। आपके फादर के टाइम में, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं मैं, सभी लोग ऑफिस जाया करते थे, ठीक है, डमी आर्टिकलशिप में नहीं जाया करते थे। मैं बच्चों को खुला खुला कह रहा हूं, बुरा लग सकता है तुम्हें, बट आई एम ए ब्लंट टीचर अबाउट दिस। मैं कहता हूं आर्टिकलशिप बेटा दुनिया की सबसे बढ़िया अच्छी चीज है सीए स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें आर्टिकलशिप में काम करके सीखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो वहीं से सीखा करते हैं। केवल कोचिंगों से बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता है। आपको आर्टिकलशिप, रियल आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और जब मैंने 89 में पढ़ाना शुरू किया था, मैं देखता था उस जमाने के सारे स्टूडेंट ऑफिस जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, और उसके बावजूद पढ़ा करते थे, और कोई शिकवा शिकायत नहीं करते थे कि हमें इतनी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। आज हमारे पास क्या है, डिस्ट्रैक्शन के काफी सारे साधन है जिसमें हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाया करता है। तो हमें ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, हमें ध्यान को फोकस करना है, ताकि सब चीजों को मैनेज करते हुए काम किया जा सके। सब बच्चों को मैं एक बात कह दूं बेटा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना कोई अल्टीमेट हो सकता है अभी का आपका गोल हो, लेकिन लाइफ तो बेटा इसके बाद शुरू होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जर्नी शुरू होती है। मैं तो हमेशा पढ़ाते हुए कहा करता था कि यहां तक आपका जर्नी जो है ना सीए बनने तक के है, लेकिन उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ शुरू हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाएगी। अगर अभी से आपको अपनी चीजों को मैनेज करना नहीं आया, अगर आपको टाइम डिवाइड करना नहीं आया, तो बेटा मान के चलो आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज करना जानते ही नहीं है। तो बेटा ये आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, और अगर ये शुरुआत जल्दी करेंगे, पढ़ाई के साथ करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, तो आगे की लाइफ भी आपकी बेटर होती चली जाएगी। संस्कृति एक बात और जानना चाहेंगे हम लोग आपसे। पहला, आप डेली कितने आवर सोने को दिया करती हैं, स्लीप आपकी, और संडेज के दिन आपका क्या प्लान हुआ करता था? वैसे तो कोविड में हर दिन ही संडे था, संडे ने भी अपनी जो है वो वैलिडिटी और वो सेंटिटी खो दी थी। पर अगर संडेज को जैसे नॉर्मल दिन में रहा करता है हमारा कोविड के पहले का, या फिर डेली लाइफ की बात करें, तो एक तो स्लीप आवर्स आपके कितने हैं, और संडेज के दिन आपके क्या प्लान रहते थे? मैं पर्सनली, मेरे को मैं प्रोडक्टिव तभी होती थी व्हेन आई स्लेप्ट मोर। सो यूजुअली मैं 7 to 8 आवर्स सोती थी, बिकॉज मैं अदरवाइज मैं पूरे डे में प्रोडक्टिव होती ही नहीं थी। मेरे को फिर पूरे टाइम नींद आती रहती थी। तो आई वाज दोज पीपल जो प्रोडक्टिव नहीं होता अगर नींद कम है। बट देन इवेंचुअली जब ये यूजुअली फुल हुआ तो यही प्लान था। जब एग्जाम्स एकदम क्लोज आने लगे थे, देन 6.5, लाइक ड्यूरिंग द एग्जाम्स भी 6.5 6 was what I had planned gone for, and otherwise 7-8 तो था। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था, बिकॉज इम्पोर्टेंट ये कि हाउ आई एम यूटिलाइजिंग द रेस्ट ऑफ द डे। मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं लोग जो 4-5 घंटे सोते, पर आई फील कि अगर मैं 4-5 घंटे सोना देन वेरी अनप्रोडक्टिव ड्यू द रेस्ट ऑफ द डे। तो अगर मैं सो जाऊँ ना तो फिर एक बार 7-8 घंटे, देन आई कैन अचीव मोर देन वो इंसान जिससे थोड़े कम घंटे सोए। दैट वाज माय केस, आई वाज प्रोडक्टिव ओनली व्हेन आई स्लेप्ट अ लॉट। बिल्कुल स्मृति, आप बिल्कुल संस्कृति आप सही कह रहे हैं। मैं भी सभी बच्चों को कहूंगा बेटा स्लीप के लिए इनफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे के बीच में हर बच्चे को नींद लेनी चाहिए। एग्जाम के दिनों में भी लेनी चाहिए, ठीक है। कम सो के बेटा आप अपनी प्रोडक्टिविटी खराब करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है कि अगर बेटा हम सोते नहीं हैं तो चीजें जो हमने पढ़ी है ना बेटा वो भी सेटल डाउन नहीं हुआ करती है। इसलिए आपको डेली मिनिमम 6 आवर और मैक्सिमम 8 आवर, 6 से 8 के बीच में पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सबको स्लीप के लिए टाइम देना ही चाहिए। सभी बच्चों को कह रहे हैं बेटा, संस्कृति ने तो किया है और बत्रा सर बेटा अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अब तक जो लाखों बच्चों को पढ़ा दिया, और संस्कृति जैसे सभी बच्चों से साल दर साल बेटा इंटरव्यू लेके इन सब चीजों को हमने आपके सामने रिवील भी किया है। तो सब बच्चों को मेरी भी यह सलाह है, 6 घंटे से 8 घंटे के बीच आपका स्लीप टाइम होना ही चाहिए। व्हाट अबाउट संडे संस्कृति? मुझे मैं ऐसा करती थी कि आई वुड पूरे वीक में मैं खुद को इंसेंटिव देती थी। अगर मैंने वीक में अच्छा पढ़ा ना, तो फिर संडे का बस शाम का पार्ट, लाइक आफ्टरनून के बाद से आई टेक अ ब्रेक। अब मैं पापा के साथ खेलूंगी कुछ, तो मोनोपोली या ऐसा जैसा कोई कार्ड गेम, ऐसा बोर्ड गेम्स वगैरह मैं खेलूंगी। दिस इंसेंटिव आई वुड गिव माई सेल्फ। अगर मैंने बहुत मेहनत की ना वीक में, तो यूजुअली मैं संडे का जो सेकेंड हाफ था उसमें ब्रेक लेती थी।
लेकिन पापा के साथ खेल लेती थी, जिस समय संडेज को पापा फ्री रहते थे तो मैं खेल लेती थी एंड आई विल एंजॉय। एंड वो मेरे को, वो जो आधे दिन का ब्रेक था, उनको मोटिवेट करता था कि नेक्स्ट वीक आई कैन कंटिन्यू विद द सेम शेड्यूल, फिर नेक्स्ट वीक एकदम मेहनत करो। दैट वाज व्हाट माय शेड्यूल वाज फॉर संडे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह बेटा आपने बताया। हमें सब कुछ काम करने चाहिए, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही नहीं होती बेटा जिंदगी में। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट तब होता है जब वो पढ़ाई भी करता है, जब वो अपने आप को फिट भी रखता है, जब वो अपने आप को रिक्रिएट भी करता है, जब वो क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड करता है, तब जाके कंप्लीट स्टूडेंट और कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बना करता है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं सब बच्चों को कहूंगा बेटा, किसी भी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाएंगे तो बेटा जिंदगी में कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बत्रा सर आपके सामने बेटा एग्जांपल है, ठीक है ना। मैं तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते हुए ना, मैं अपने पर्सनल एग्जांपल ही दिया करता हूं। आई एम ए डाइवर्सिफाइड बिजनेसमैन। मैं केवल कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं केवल मैं एजुकेटर नहीं हूं। पिछले सालों से आई एम इनटू सो मेनी थिंग्स। मैं सोशल वर्कर भी बेटा बहुत ज्यादा हूं, मैं सामाजिक कामों में आगे बढ़ के काम करता हूं। दिन के 24 घंटे हम सबके पास बराबर है। अब बेटा कौन उसका कैसा उपयोग कर पाता है, सब बात उसी पर निर्भर करती है। तो मैं संस्कृति को जैसे देख रहा हूं, मैं चाहूंगा बेटा हर बच्चा इस बात को समझे, केवल पढ़ाई और पढ़ाई ही करना काफी नहीं होता है। आप अपने बाकी सारे पैशन को भी जीना सीखें और तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। और डेवलपमेंट जब ओवरऑल होता है तो आप एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे फादर, एक अच्छे मदर भी बन सकेंगे फ्यूचर में आगे चल के। संस्कृति एक बात हम और जानना चाहेंगे आपसे, आप बेटा ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ्यूचर देखते हैं। इसने अफोर्डेबल प्राइस पे 2 टियर 3 टियर शहरों तक एजुकेशन को पहुंचा दिया है। अब तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया जिस तरीके से भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, ये एजुकेशन हर बच्चे को हर जगह पे उपलब्ध होनी चाहिए इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। और इसमें आपका क्या टेक है, आपका क्या कहना है। अभी स्पेशली कोविड टाइम्स में तो इट इज अ मस्ट, जब भी स्कूल्स वगैरह खुले नहीं है, काफी गाँव में खुले नहीं, तो दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प अस विद एजुकेशन डाउट्स। एंड यूजुअली क्या होता है, द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन इज बिकॉज आप मल्टीपल व्यूज कर सकते हो। लाइक एक चीज नहीं समझी तो वापस देख लिया, या फिर 6 महीने के बाद वापस आपको वो लेक्चर देखना है, फिर वो वापस देख लिया। और जो ऑनलाइन टीचिंग का कभी कोई डाउट हुआ, कुछ सॉल्व हुआ, वो भी सब कुछ हो जाता है। आई थिंक एंड स्पेशली अभी के टाइम में तो डेफिनेटली इट हैज, ऑनलाइन टीचिंग तो इज डेफिनेटली अ मस्ट, इट हैज वाइड गुड प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, सब बच्चों को बता दूं, मैं तो बेटा फेस टू फेस में भी रहा हूं और अब भी हूं और ऑनलाइन भी देख रहा हूं। लेकिन एक पर्सनल बात बता दूं बेटा, अगर 200 बच्चा भी सामने क्लास में बैठा होता है तो शायद 200 बच्चों का नाम नहीं जान पाते, उनसे हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन लाइव चैट में हमारे सामने सबके नाम आ रहे होते हैं, उनके डाउट्स आ रहे होते हैं। तो जैसे इस सेशन में भी मैं सब लोगों के डाउट ले पा रहा हूं, वो बेटा हम उस क्लास में नहीं ले पाते। उसमें तो क्या होता है, फ्रंट बेंचर्स जो होते हैं वही पूरे क्लास का आनंद ले लिया करते हैं। पीछे वालों का तो टर्न नहीं आता, या तो टीचर की नजर नहीं जाती उन तक, या वो बच्चा खुद ही जो है वो चाहता है मैं बैक बेंचर ही बना रहा हूं, वो काम करता चला जाऊं। लेकिन इस ऑनलाइन में ऐसा लगता है कि आप अपने टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन जो मिलता है ना बेटा आपको ऑनलाइन का, वो नहीं मिलता। मेरे मन में भी इसको लेके बड़ी शंकाएं थी, लेकिन जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया तो मुझे लगा इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता एक साथ हजारों या लाखों या करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। मैं संस्कृति आपको बताना चाहता हूं, इस समय करीब मोर देन 70 लोग लाइव है, हमारे को देख रहे हैं, और आप सबको हाय कह सकती हैं। सभी लोग इस समय आपको देख रहे हैं। हेलो, थैंक यू सो मच, एंड थैंक अपने सबने कांग्रेचुलेशन विश किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच, एंड हेलो एवरीवन। तो देख रहे हैं संस्कृति आप इस ऑनलाइन का कमाल, आप एक साथ कितने सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम। और अगर हम इसको शिक्षा के क्षेत्र में यूज करते हैं, जैसे अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो बताओ बेटा, केवल हम बच्चों के भविष्य का निर्माण ही नहीं कर रहे, हम उन छोटे छोटे शहरों तक अच्छी शिक्षा भी मुहैया करा सकते हैं जो पहले कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होता था। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसीलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट जो ITSM है, ओल्ड कोर्स का, या न्यू सब्जेक्ट है ESSM का, ये बड़ा पावरफुल सब्जेक्ट है। इसको रटने से पास नहीं किया जा सकता, इसको अप्लाई करने से, इसको समझने से पास किया जा सकता है। मैं तो बड़े प्राउड के साथ कहता हूं बेटा, सारे सब्जेक्टों को इंटीग्रेट करने वाला है हमारा सब्जेक्ट ESSM और ITSM।
आप बेटा टैली जैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते थे अगर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। आप कंप्यूटेक्स जैसा सॉफ्टवेयर रिटर्न फाइलिंग के लिए बना सकता अगर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। सो इट इंटीग्रेट्स एवरी सब्जेक्ट। तो बेटा आप ग्रुप 2 में खास तौर से सब्जेक्ट आईटीएसएम और ईएसएसएम की इंपॉर्टेंस समझे। ये केवल एक पेपर ही नहीं है, ये बेटा आगे चल के आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत एडवांटेज दिया करता है। तो बेटा मैं स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप इंटरमीडिएट में आए तो बेटा आपने सीनियर से इस सब्जेक्ट ईएसएसएम और आईटीएसएम के बारे में क्या सुना था और आपने अपने लिए क्या गोल सेट किए थे इस सब्जेक्ट के लिए? मैंने सुना था कि EIS बहुत टफ है एंड मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर बहुत टाइम बिकॉज ऑफ उस सब्जेक्ट के कारण वो 40 नहीं ला पाते और उसके कारण एग्रीगेट का प्रॉब्लम आता। तो फिर काफी मैंने एक्सपीरियंस काफी सीनियर से सुना था। तो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई पिक अप वाज EIS। मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट EIS पढ़ा था। तो फर्स्ट मैंने पूरा EIS खत्म किया था, देन आई स्टार्टेड विद द रिमेनिंग सब्जेक्ट बिकॉज इतना से सबने बोला था कि EIS बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बिकॉज सी डिफिकल्ट, पर एक बार अगर अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो ना एंड थोड़ा 1-2 बार रीडिंग कर लो ना तो फिर वो अच्छा भी लग जाएगा। एकदम द बेस्ट सब्जेक्ट, पर इट विल बी लाइक रीजनेबली गुड, आपको पसंद आने लगेगा। गिव इट अ चांस, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समझने की कोशिश करो ना तो फिर अच्छा भी लग सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में प्रेजुडिसेस लेके आपको सीए फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है। सीनियर्स कहते हैं वो अपनी जगह सही हो सकता है बेटा उन सब्जेक्ट के साथ उनका जब भी जो भी पढ़ने का तरीका रहा हो, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको मालूम है अच्छे से बेटा, सब्जेक्ट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़े बिना इसको कभी क्लियर नहीं किया जा सकता। मैं सारे बच्चों को आज इस टॉक शो के माध्यम से कहना चाहता हूं, बेटा ये सब्जेक्ट, ऑडिट का सब्जेक्ट, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के। अगर आप इन्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं समझेंगे तो बेटा इसमें आप इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्डाइजेशन पे कभी खरे उतर नहीं पाएंगे, आप बेटा पास नहीं कर पाएंगे, आपको कम अगेन करना पड़ेगा बेटा। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं किसी भी सब्जेक्ट को, खास तौर से जिनको लगता है आपको कि बेटा ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट के लिए आपको बढ़िया से कहीं मेंटोरशिप मिल जाए जिससे ये सब्जेक्ट आसानी से आपको समझ में आ सके। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो बेटा आप कर लेते हैं क्योंकि वो एक प्रैक्टिस होती है जो करते करते कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलना है उसका, लेकिन इन सब्जेक्टों के साथ जो कंसेप्चुअल है अगर बेटा आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। मैं संस्कृति ये जानना चाहता हूं आपसे, ये सिस्टम में खास तौर से क्या कीवर्ड आपने समझने की कोशिश की थी और उनको एग्जाम में लिखने की कोशिश की थी व्हाइल मेकिंग योर सेंटेंसेस, या आपने सेंटेंस के सेंटेंस मगअप कर लिए थे, रट लिए थे? मैंने ऑब्वियसली कीवर्ड्स ये थे, सेंटेंसेस रटना इज इम्पॉसिबल। मतलब एक इतनी मोटी होकर कोशिश कर हो ही नहीं सकता। तो कीवर्ड्स हम एकदम इतने नंबर ऑफ टाइम्स करते तो थोड़े कीवर्ड्स याद रहते हैं। मतलब सेंटेंसेस तो इज इम्पॉसिबल इतना वाइड पोर्शन में। बट आई वुड से कि व्हाट आई वुड डू कि पहले एक बार अंडरस्टैंड कर दिया ना तो उसके कारण उस अंडरस्टैंड फर्स्ट रीड करती थी ना तो मैं पहले अंडरस्टैंड करती थी वो बोल क्या रहा है। फिर हेड पॉइंट्स होते थे ना, आई वुड मेक लॉजिकल रीजनिंग। मैं समझ के फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से कनेक्ट करती थी। तो लॉजिकल रीजन से क्वेश्चन ने पूछा फिर उसको एक वर्ड से कनेक्ट करती थी, फिर फर्स्ट हेड पॉइंट को सेकंड हेड पॉइंट से लॉजिकल रीजनिंग से आई वुड लर्न दोस पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स लर्न कर। और एक बार समझ लिया ना और हेड पॉइंट्स आ गए ना, बस वो लिख दो हेड पॉइंट्स, वो अपने खुद के मन जैसा सेंटेंसेस जैसा लिख दो एंड हेड पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। दैट वाज व्हाट आई हैड डन। So I would strongly suggest that if you go for sentence, पूरा sentence learn करना तो फिर I can guide तो हो ही नहीं सकता, इतना wide portion है। Like सिर्फ EIS it is one of the subject out of those 8 subjects, तो इतना wide है। तो anyway तो इतना तो नहीं हो सकता, but if you try for keywords and अगर आप सिर्फ keywords and head points को 1-2 बार रिवाइज कर लो ना, फर्स्ट रीडिंग में आपने वो डिसाइड कर लिया कि आपके कीवर्ड्स कौन से, जो जिस वर्ड से आपको सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है एंड वो वर्ड से आप पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। आपने वो डिसाइड करके 2-3 वर्ड अपने फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड थर्ड में सिर्फ उससे ही रिवाइज करो, सिर्फ वही वर्ड्स को रिवाइज करो एंड 1-2 बार वो रिवाइज करते तो वो सारे हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स भी याद हो जाएंगे। दैट वाज माय स्ट्रेटजी। बिल्कुल संस्कृति, यही स्ट्रैटेजी ये सिस्टम में काम करती है। मैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से और मैंने देखा है, और मेरा खुद का पढ़ाने का तरीका भी यही रहता है।
मैं बच्चों को कभी सेंटेंस मगअप याद करने के लिए नहीं कहता, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कहता हूं, उनको एक एग्जांपल से समझाता हूं। और आपके बत्रा सर तो बेटा खुद प्रोसेस ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तो मेरे तो अपने एग्जांपल में उनको दिया करता हूं, आई हैव कंप्यूटराइज दिस, आई हैव कंप्यूटराइज दिस। तो बेटा उनको बड़ा ना रियल टाइम एग्जांपल से बातें तुरंत समझ में आने शुरू हो जाती है। और अनअकैडमी पे बेटा हमने एक कोशिश की है, हर टीचर जो यहां पे आया है वो सब्जेक्ट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाता है, कीवर्ड की बात करता है। और खास बात है आईसीआई के मॉड्यूल से हम सब लोग पढ़ाया करते हैं, हम किसी तरीके के कोई अलग से कोई बुक्स नहीं यूज करते, आईसीआई के मॉड्यूल को बेस बना के करते हैं, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल से ही पेपर बनता है, उसी से बाहर कुछ नहीं आया करता है, पेपर चेक करने वाला भी इसी को बेस मान के चेक करता है। तो बेटा आप सबके लिए तो आईसीआई का मॉड्यूल ही आप सबका धार्मिक ग्रंथ है, यही आपकी रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है। तो मैं कहूंगा बेटा आपके लिए धार्मिक ग्रंथ है, इसी को फॉलो करना सीख लो, इसके कीवर्ड पिक कर लो। और आईसीआई ने बेटा मैंने बदलते देखा है, मैं 89 में पढ़ाया करता था बेटा, तब 4 या 6 स्टेपल किए हुए मॉड्यूल्स आया करते थे। पापा से पूछना, शायद आप उस जमाने में वो पढ़ के निकले होंगे, तो 4 या 6 मॉड्यूल्स आते थे, सब्जेक्ट का नाम होता था SADP, सिस्टम एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो 4 या 6 मॉड्यूल आते थे स्टेपल किए हुए, मतलब देख के ही नहीं लगता था कि ये कोई आईसीआई के मॉड्यूल है। और आज बेटा कलरफुल मॉड्यूल्स आते हैं, पीडीएफ नोट्स आते हैं, आईसीआई का अपना पोर्टल है, एजुकेशन हब बना हुआ है, इट हैज ट्रांसफॉर्म जस्ट लाइक एनीथिंग। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं आईसीआई की बॉडी को कि उन्होंने अपने आप में इतना परिवर्तन किया और स्टूडेंट के लिए इतनी सारी चीजें वो लेके आए, ब्रॉडकास्ट लेके आए, वो प्रेजेंटेशंस लेके आए। आप बेटा आईसीआई के पोर्टल को ही पूरा एक्सप्लोर कर लो, तो बहुत कुछ चीजें आईसीआई आपको देने के लिए तैयार बैठी है। अभी तो मैंने देखा उन्होंने कोई समरी बुक भी बना रखी है हर सब्जेक्ट की, लास्ट में अगर आप उनकी समरी बुक भी कर लेते हैं बेटा तो आपको बहुत सारी हेल्प करता है। तो बेटा हमारा आईसीआई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, हमें केवल उन्हीं के मॉड्यूल्स को बेस मानते हुए काम करना चाहिए। और जैसे संस्कृति कहती है और बत्रा सर का भी कहना है, की पॉइंट्स को आप समझें, याद करें और फिर उनको अपने सेंटेंसेस में लिख के आएंगे तो बेटा ईएसएसएम जैसा सब्जेक्ट भी आपको स्कोर करने में मुश्किल नहीं होगा। मैं बेटा आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अब आप बता भी दो लोगों को कि ईएसएसएम में आपने कितना स्कोर किया? 77 मार्क्स स्कोर हुए। तो बेटा स्कोर किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेटा लोग तो कहते हैं 40 नंबर ही नहीं आते, संस्कृति को भी बताया गया था और हर सीनियर अपने जूनियर को कहता है इसमें तो 40 की तैयारी करना, कितना ही कोशिश कर ले तेरे नंबर ज्यादा नहीं आएंगे। बट हियर इज एन एग्जांपल, 77 स्कोर किए हैं। कल बेटा मैं अपने सेशन में बात कर रहा था बेटा, कई बच्चे मुझसे जुड़े थे आपके स्टॉक शो से पहले, कईयों ने 75 स्कोर किए हैं, कईयों ने 72 स्कोर किए हैं, कईयों ने इससे ज्यादा स्कोर किए हैं। तो बेटा ये स्कोरेबल सब्जेक्ट है, स्कोर किया जा सकता है, लेकिन तरीका वही है जो संस्कृति कह रही है और जो बत्रा सर कह रहे हैं, मगप से नहीं होगा, कहानी किस्सों से नहीं होगा। आपको बेटा समझना पड़ेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी और उसके बाद कीवर्ड याद करने पड़ेंगे, तब बेटा आप इसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। मैं पूछूंगा बेटा आपसे, टेस्ट सीरीज कोई आपने दी थी, ठीक है, या बेटा आपने बिना टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज का कोई इंपॉर्टेंस आपको लगा कि आपको जैसे इंस्टीट्यूट के भी मॉक टेस्ट होते हैं वो देने से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है? मैंने पूरे टेस्ट सीरीज दिए थे, लाइक चैप्टर वाइज दिए थे, एज वेल एज यूनिट टेस्ट, एज वेल एज प्रीलिम्स दिए थे। मेरे हिसाब से टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहले यू विल इवैल्यूएट कि आपकी पोजीशन कितना प्रिपेयर किया, लाइक कितना प्रिपेयर किया, एक्चुअली आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, किधर आप गलत जा रहे हो, क्या आपको याद नहीं रह पा रहा, किस लाइक आर यू एबल टू राइट इन दैट लैंग्वेज जो लॉ और ऑडिट को रिक्वायर होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वी एबल टू राइट इट, पर फिर जब एक्चुअली लिखने लगता है तो पता चलता है वो लैंग्वेज नहीं आ पा रही जो लॉ और ऑडिट की डिमांड्स है वो। एंड काफी टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाता है फॉर लेंथी पेपर्स कि कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, किस ऑर्डर में जाना है, किस सीक्वेंस में जाना है। तो वो सबके लिए मैंने कंप्लीट टेस्ट सीरीज की थी टू टेस्ट माय सेल्फ एवरी टाइम कि व्हाट इज माय पोजीशन नाउ। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, मैंने कुछ समय पहले एक सेशन लिया था, वाई फेलियर रेट इज सो मच इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड, है ना। स्कूल कॉलेजेस में जब आप होते हैं तो मालूम पड़ता है पास होने वाला रेट ज्यादा होता है और जो पास नहीं हो पाते उन वो आउट नंबर्ड होते हैं, है ना। ये सीए मेरे ख्याल से कई लोगों को ऐसा लगता होगा ये उल्टा केस कैसे है कि यहाँ पास होने वाले जो है वो माइनॉरिटी में होते हैं और जो नहीं पास हो पाते उनका मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज आता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, बेटा आप टेस्ट से बचते हैं,
मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, आप टेस्ट देने से बचते हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आप सेल्फ असेस नहीं कर पाएंगे कि बेटा आप कहां स्टैंड करते हैं। इसलिए अगर आपके टीचर टेस्ट ले रहे हैं तो बेटा आपको टेस्ट देने चाहिए, कहीं बाहर टेस्ट हो रहे हैं तो देने चाहिए। मैं बता दूं बेटा, अनअकैडमी कॉम्बैट नाम से फ्री टेस्ट सीरीज चलाती है बेटा, फ्री टेस्ट सीरीज, कोई पैसा नहीं हम चार्ज किया करते। तो बच्चों को वो करनी चाहिए, अपने आप को इवैल्यूएट करवाना चाहिए, क्योंकि बिना इवैल्यूएशन का आपको पता नहीं चलेगा आप कहां स्टैंड करते हैं, और फिर आप सीधा इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने चले जाते हैं तो फिर बेटा क्या हाल होता है आप सबको पता है। इसलिए अपने आप को टेस्ट सीरीज के थ्रू लगातार इवैल्यूएट करते चले जाए। आप याद करो बेटा, स्कूल्स में कितने टेस्ट होते थे, हर फ्राइडे टेस्ट, कभी सैटरडे टेस्ट, कभी यूनिट टेस्ट, कभी वीकली टेस्ट, कभी मंथली टेस्ट, कभी क्वार्टरली टेस्ट, कभी हाफ ईयरली, कभी ईयरली टेस्ट। बेटा इतने सारे टेस्ट देते थे तो आपकी तैयारी लगातार बनी रहती थी। लेकिन जैसे ही आप सीए कोर्स में आ जाते हैं आप टेस्ट देते नहीं है, या आपके टेस्ट लिए नहीं जाते, या जिस दिन टेस्ट होता है आप कोई बहाना बना लेते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते। इसलिए बेटा मैं सभी बच्चों से कहूंगा जो देख रहे हैं मुझे और संस्कृति को इस टॉक शो पे, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड समझने और याद करने पड़ेंगे, तभी बेटा संस्कृति की तरह आप पास भी हो पाएंगे और ऑल इंडिया रैंक भी ला पाएंगे। तो बेटा संस्कृति, अब मेरे ख्याल से हमने काफी बातें कर ली हैं, आप अपनी तरफ से कुछ लास्ट वर्ड अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बच्चों से बेटा आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ये गलती ना दोहराएं या इन चीजों को अवॉइड करें, या कुछ चीजें अपनी तरफ से आप बताना चाहेंगे जिनसे इन लोगों को भी आपकी तरह ये गाइडेंस पाथ ऑफ सक्सेस जो है वो मिल सके। मैं बोल के प्लानिंग करो, अच्छी प्लानिंग करो, बी कंसिस्टेंट, कोशिश करो कि हर वक्त अपने प्लान्स पे जो है तो फुलफिल दैट प्लान्स, हर दिन का टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट रखो, बिकॉज वो पता चलता है कि हम एक्चुअली कर पा रहे भी है कि नहीं। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब वो रिजल्ट आएगा ना, फिर वो पास देखोगे ना, इट विल बी वर्थ एवरी एफर्ट, एवरी सैक्रिफाइस दैट यू हैव मेड। तो एंड जो प्राइड होगा ना आपके पेरेंट्स के फेस में जब वो रिजल्ट आएगा, that's something that can motivate you throughout. Like जब भी if you're down, मन नहीं कर रहा, concentration नहीं हो रहा, just think about वो जो pride होगा उनके, जो खुशी होगी उनके चेहरे में, you can use that for motivation and that can, जब भी मन नहीं कर रहा होगा, जब deviate हो जाओगे इस तरह से, तो that is something that can motivate us. बिल्कुल ठीक कहा संस्कृति ने कि आप हमेशा जो भी काम करते रहे पैशन के साथ करते रहें और मोटिवेशन के साथ करते रहें, तभी बेटा जिंदगी में कुछ हाइट्स को हम अचीव कर पाएंगे, अपने गोल्स को हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो संस्कृति, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड, बत्रा सर, ठीक है, और पूरे अनअकैडमी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से तो आपको विशेष तौर से बेटा, क्योंकि आपने हमें प्राउड किया, और बेटियां जब भी प्राउड करती है तो बेटा हम जैसे टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को बेटा बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। और इसी तरीके से आप बच्चों को इंस्पायर करते रहे, और फाइनल्स की तरफ भी जब आप जाएं तो मैं होप करता हूं बेटा एक ऐसा इंटरव्यू में आपका फाइनल में भी लूं जब आप स्कोर करें फिर से एक ऑल इंडिया रैंक। ऑन दिस नोट वी विश टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फैमिली ऑल्सो, जिन्होंने इस जर्नी में आपका साथ दिया है, और स्पेशली आपकी छोटी बहन, अगर वो यहां है तो उसको बुला देंगे, मैं उसको भी सब लोगों से रूबरू करवा दूं। श्रुति, इफ शी कैन कम। यहाँ पे नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे नहीं है, नहीं, मुझे मेरे ख्याल चैट बॉक्स में दिख रही है अभी, अगर वो आ सके तो हम मिलवा लेंगे उसको। I don't think वो आ रही है। चलो कोई बात नहीं। I would like to thank you so much sir। आगे आज बुला लो बुला लो। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रुति। बच्चों मैं बता दूं ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। अच्छा खास बात क्या है, श्रुति हैज स्कोर्ड 3rd रैंक ऑल इंडिया 690, और 1 नंबर कम है संस्कृति, और श्रुति जो उसके बराबर की है उन्होंने 1 नंबर कम से 4th रैंक स्कोर किया है। सो हियर वी हैव ट्विन सिस्टर्स, पुरोलिया फैमिली की 2 जान बान और शान हमारे लिए, संस्कृति एंड श्रुति। श्रुति आपको कैसा लग रहा है ये फोटो फ्रेम शेयर करके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने बेटा एक्सपेक्ट किया था संस्कृति की तरह ही? नहीं एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि रैंक आएगी सर। So you have made your family proud, your parents proud, and also बेटा fraternity में हमारे को ड्यू सिस्टर्स मिल गई हैं जो कि लगातार एक के पीछे एक दोनों जो हैं काम कर रही हैं, और हमारी तरफ से बेटा आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अच्छे से पढ़ाई करें और फाइनल्स में फिर से एक ऐसा इंटरव्यू हमें लेने का मौका दे जब आप दोनों बेटा स्कोर करें। मैं अगली बार फोटो फ्रेम में एक साथ दोनों को बुलाना चाहूंगा, और आपकी फैमिली को
भी उसमें हम इनवाइट करेंगे ताकि एक ग्रैंड शो कर सकें आपके पूरे फैमिली के साथ में. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो एंड इंस्पायरिंग अदर स्टूडेंट्स एंड telling them your success stories. So thank you very much Sanskriti, thank you very much Shruti for having on this talk show. Thank you. Thank you so much, sir, and thank you so much for Unacademy for providing us this opportunity. And मैंने आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा था. इस इंटरव्यू में मैंने भी बहुत कुछ सीखा. तो थैंक यू सो मच. Thank you बेटा. Thank you. Thank you. Thank you बेटा. Thank you very much.